हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। और अभी हम टेक्यूब गेट क्लासेस में सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमारा लेक्चर फोर्थ है मॉड्यूल थर्ड का। पिछले मॉड्यूल में या पिछले लेक्चर में एक्चुअली हम लोगों ने फोरियर सीरीज का कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे कि हम लोगों ने देखा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, और इम्पल्स ट्रेन के अलग अलग फॉर्म पे, इम्पल्स ट्रेन को अलग अलग फॉर्म पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखा और उसको फिर शिफ्ट करके उसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के हम लोगों ने उसको देखा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है ये और कैसे अलग अलग सिग्नल्स में हो सकता है। तो चलिए हम और क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है कि आपको बोलेगा कि साइन, ठीक है, एन ओमेगा नॉट टी का, मान लीजिए साइन एन ओमेगा नॉट टी का आपको फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन बोलता है, या फिर अगर आपको बोलता है कि कॉस एन ओमेगा नॉट टी का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन बताइए। अब आपको ये पता है कि यू नो दैट साइन एन ओमेगा नॉट टी इज अ टाइम डोमेन सिग्नल, इट इज अ सिग्नल विच इज इन टाइम डोमेन, ये एक सिग्नल टाइम डोमेन में है, और कॉस एन ओमेगा नॉट टी इज ऑल्सो इन टाइम डोमेन। नाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, साइन एन ओमेगा नॉट टी को, साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज e to the power, e to the power j n omega naught t, okay, e to the power j n omega naught t minus e to the power minus j n omega naught t by 2j। ये तो दिस इज मैथमेटिक्स, वी नो फ्रॉम आवर 10th 12th ओनली। ओके फाइन, अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/2j e टू द पावर j n ओमेगा नॉट t माइनस 1/2j e टू द पावर माइनस j n ओमेगा नॉट t। ओके, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो। और जो कि हमको ये पता है, वी ऑल्सो नो दैट कि कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को हम फोरियर सीरीज में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रॉम n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी c टू द पावर c n e टू पावर n j n ओमेगा नॉट t। इसका मतलब ये है कि f t को हम लोग बड़े अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं c माइनस वन e टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट t, और हम यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं c0 e टू द पावर 0, ओके, c1 e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट t, और प्लस ऐसा चलता जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस ऐसा चलता चला जाएगा। एफ टी को ऐसे अंदाज में लिखा जा सकता है, ये हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखे हैं। क्या ये भी एफ टी था? साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये भी एफ टी था, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म पे लिखा। क्या आपको ये ऐसा e टू द पावर जे एन, एन की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं? मान लीजिए साइन वन ओमेगा नॉट टी था, साइन सिर्फ साइन एन ना के अपन साइन ओमेगा नॉट टी अगर अपन लिख दें साइन ओमेगा नॉट टी, तो मान लीजिए ये एन की वैल्यू अभी वन रख दें, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है c1 e टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी? बिल्कुल, अगर आप n भी रखें तो भी चल जाएगा, ये ऐसा है ना। और ये आपका सॉरी n यहाँ पे नहीं आएगा एक्चुअली, ये n नहीं रहेगा, c1 e टू पावर जे ओमेगा नॉट टी और c2 e टू पावर जे टू ओमेगा नॉट टी, ऐसा चलता जाएगा, और यहाँ पे भी n नहीं रहेगा, ये -1, एक्चुअली n की वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जो पॉजिटिव है e टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, इसके जैसा, जिसमें c1 की जो वैल्यू है वो 1/2j है, और वैसे ही ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इस टर्म के जैसा नहीं दिख रहा है क्या? ये अगर आप टर्म को देखें, और c0 की वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो c0 की वैल्यू इसमें 0 मान लेंगे। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे c0 की वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ, c0 0 होगा, c1 की वैल्यू इसमें होगी, c1 की वैल्यू है इसमें 1/2j, है ना, तो 1/2j हो जाएगा,
और c ऑफ -1 की वैल्यू, देखिए c ऑफ -1 की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है c1 -1 की वैल्यू है -1/2j, है ना, -1/2j। और उसके अलावा कोई वैल्यू है क्या, c2 की वैल्यू है क्या इसमें, c2 की वैल्यू अगर आप साइन ओमेगा नॉट टी को देखें तो कुछ नहीं है इसमें, रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो c-2 भी 0 है, c3 इज इक्वल टू 0 है, c-3 इज इक्वल टू 0 है, बाकी सारी वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि अगर आप साइन ओमेगा नॉट टी का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देखें या अपन कोफिशिएंट खोजने की कोशिश करें, c1 you will get and c-1 you will get, okay, both these are Fourier coefficient, this is also Fourier coefficient which is value 0 and other values are also 0। तो आपको फोरियर कोफिशिएंट साइन ओमेगा नॉट टी का ये आपको मिल गया, फोरियर कोफिशिएंट, है ना, फोरियर कोफिशिएंट अपन को मिल गया, अच्छी बात है। अगर हम यही चीज कॉस ओमेगा नॉट टी के लिए पूछें कि भैया आप कॉस ओमेगा नॉट टी के लिए फोरियर सीरीज या फोरियर कोफिशिएंट निकालिए, तो आप इसको पहले तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं e⁻j ओमेगा नॉट टी प्लस e⁻ -j ओमेगा नॉट टी बाय 2। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 e⁻j ओमेगा नॉट टी, और इसको लिख सकते हैं 1/2 e⁻ -j ओमेगा नॉट टी, ये आप लिख सकते हैं। अब इसको फिर हम किससे वो करेंगे, इक्वेट करेंगे आपके एफ टी की वैल्यू किससे, n इज इक्वल टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन e⁻jn ओमेगा नॉट टी से, जिसमें अपन n की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, जैसे c-1 e⁻j ओमेगा नॉट टी, फिर अपन रखेंगे c0 e⁻j0 ओमेगा नॉट टी प्लस c1 e⁻j ओमेगा नॉट टी, 1 यहाँ पे था, फिर c2 e⁻j2 ओमेगा नॉट टी, और ऐसे चलता चला जाएगा ये, है ना, जिसमें आप इक्वेट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों वाले पार्ट में e⁻j ओमेगा नॉट टी e⁻j ओमेगा नॉट टी, बस c1 की वैल्यू अपन को चाहिए तो c1 की वैल्यू इससे इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ c1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो वैसे ही c ऑफ -1 की वैल्यू भी यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि c0 की वैल्यू है 0, क्योंकि कोई भी डीसी पार्ट नहीं था। यहाँ पे आ गया c1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू है हाफ, क्योंकि यहाँ पे हाफ वैल्यू थी, और c-1 की वैल्यू भी इत्तेफाक से हाफ ही है, इक्वल है, दोनों की फोरियर कोफिशिएंट दोनों, चाहे c1 और c-1 दोनों बराबर हैं। c2 c3 कुछ भी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं उसमें। तो ये है, अगर आपको इफ यू हैव बीन आस्क्ड to find the Fourier coefficient of sin omega naught t, okay, and sin cos omega naught t, you can directly find your Fourier coefficient by just expanding and equating with the expanded complex exponential form of Fourier series. So this is the way which can be done for this type of signal. Now we will try to find out some Fourier coefficient of some square wave signal, okay. So we'll see Fourier coefficient of square wave signal. Okay, so see, you have been given you need to find the Fourier coefficient of the given signal। आप कोशिश किया कीजिए कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप पॉज कर लिया कीजिए और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर आप इसका सॉल्यूशन दिखा कीजिए। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल किस में दिया होगा, टाइम डोमेन में दिया होगा, है ना, टाइम डोमेन में ये सिग्नल दिया होगा, और ये सिग्नल को हम क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड का वाला एक्सेस होगा, और इसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, वो क्वेश्चन ऐसा है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये इसका स्क्वायर वेव है, और ये क्वेश्चन आप जनरली अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी देखे होंगे, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन, है ना, ये आपको ऐसा है, और ये ऐसा चलता चला जा रहा है, ठीक है। वैसे इधर भी ऐसे ही है, और ये स्क्वायर वेव है, एक सिमेट्रिक स्क्वायर वेव है। आपको देखो क्वेश्चन देखते साथ आपको समझ जाना है कि क्या पोर्शन है, ये इवन है या ऑड है, ये आपको पता कर लेना। तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड लेट सपोज ये हाफ है, और ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये -हाफ है ना, और ये जो पॉइंट हो रहा है ये t/4 पे है, ये 3t/4 पे है, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से ये 5t/4 पे होगा, और ऐसे चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई वाली बात नहीं है, और यहाँ पे -t/4 पे है।
अब इस क्वेश्चन का आपको फोरियर कोफिशिएंट निकालना है ना। फोरियर, वी नीड टू फाइंड फोरियर कोफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ सिग्नल। हाउ विल डू इट? देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप फोरियर कोफिशिएंट बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे निकालिए। आप ए एन निकालिए, ए जीरो निकालिए, बी एन निकालिए और उसको वैल्यू को पुटअप करते जाइए। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इम्पल्स ट्रेन का पूरा अच्छा खासा जो मैं अभी तक इतने देर से बता रहा था पिछले लेक्चर में, इम्पल्स ट्रेन, if you know about impulse train, its Fourier coefficient, the shifted form of impulse train, you will definitely solve this. You can solve this, but one property also you need to know, that is time differentiation property. So we'll write it here, time differentiation property. Time differentiation property of Fourier series. So what is time differentiation of property of Fourier series is, देखिए, अगर आपका एफ टी का जो फोरियर कोफिशिएंट होता है वो आपका सी एन होता है, ये फोरियर कोफिशिएंट है वो सी एन होता है। तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ना, मान लीजिए इसको आप डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो आपका जो फोरियर कोफिशिएंट में चेंज आएगा वो जे ओमेगा का आएगा। जनरली आप याद रखिएगा, डी बाई डी टी को फ्रीक्वेंसी टर्म में जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जे ओमेगा से आ जाता है और यहाँ पे सी एन तो रहेगा ही, है ना। तो इस पर्पस से, इस प्रॉपर्टी से हमको क्या समझ में आया कि हम अगर एक एफ टी है, एफ टी का फोरियर कोफिशिएंट अगर सी एन होता है, तो अगर उसको अपन डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसका जो फोरियर कोफिशिएंट आएगा उसमें बस जे ओमेगा मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर ये वैसे एक्चुअली ये आपका फोरियर सीरीज है, और फोरियर सीरीज में आप जानते हैं कि आप जब फ्रीक्वेंसी टर्म में बात करते हैं तो आप हमेशा n मल्टीपल होता है इंटीजर, इसलिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जे एन भी साथ में रहेगा, तो ये जे एन को ना भूलिएगा, n टर्म रहेगा, है ना। और ओमेगा को हम लोग ओमेगा नॉट कर सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ही मल्टीपल में होता है ना। कोई भी फ्रीक्वेंसी में तो अपन बात कर नहीं रहे हैं, अपन क्या बात कर रहे हैं कि ओमेगा नॉट, फिर एन ओमेगा नॉट, टू ओमेगा नॉट, थ्री ओमेगा नॉट, मतलब हमेशा ओमेगा नॉट के इंटीजर मल्टीपल में जाते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहले मैंने जे ओमेगा लिखा जो नॉर्मल टर्म होता है फ्रीक्वेंसी का डी बाई डी टी का, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ओमेगा है वो ओमेगा नहीं है, एन इंटू ओमेगा नॉट है, इसलिए हमेशा आप एन ओमेगा नॉट लेके चलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए, क्योंकि अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो फिर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की आप बात करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में यही अंतर है कि आप यहाँ पे हमेशा एन ओमेगा नॉट की ही बात करते हैं हमेशा, और वहाँ पे आप हमेशा सिर्फ ओमेगा की बात करते हैं तो भी चल जाता है, ओमेगा नॉट कुछ भी आप ओमेगा की बात करिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, चलिए एन ओमेगा नॉट, जे एन ओमेगा नॉट को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में क्यों बताई, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। अगर आपको मेरा फर्स्ट मॉड्यूल याद होगा तो मैंने इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप वगैरह सब बताया था, तो आपको बताया था कि इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन अगर अपन करें तो यूनिट स्टेप मिलता है। तो क्या ये बहुत सारे यूनिट स्टेप का समेशन है? अगर आप देखें तो हाँ है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या इम्पल्स मिल जाएगा? और अगर इम्पल्स मिल गया तो हम इम्पल्स ट्रेन क्योंकि इम्पल्स ट्रेन का तो अपन को फोरियर कोफिशिएंट रटर उठाया याद है, इम्पल्स ट्रेन का फोरियर कोफिशिएंट क्या होता है, 1/t, अगर शिफ्ट कर दिए तो 1/t इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट, कुछ कुछ जो आपको शिफ्ट किए हैं वो आता है। तो वो सब हमको याद है, तो हम इसको क्यों ना उसको बना के अपन सॉल्व कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसका डी बाई डी टी करने की कोशिश हम करेंगे, है ना। आप इसका डेरिवेशन अगर चाहें तो आप देख सकते हैं बुक से, वैसे आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इस सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या, देखिए चलिए हम यहाँ पे एक रफ बनाते हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना देते हैं और यहाँ पे दोनों एक्सिस में अपन डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो सिग्नल था ये कुछ ऐसा था, ऐसा 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 ऐसा, it is moreover like this, a square wave signal, okay. Don't go on the shape, actually it is a square wave signal, okay fine। तो ये एक्चुअली देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इस तरफ से अगर अपन देखें, या चलिए t इज इक्वल टू 0 से अपन आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे देखें एट t इज इक्वल टू t/4 पे ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू एक्चुअली ऐसे घट रही है ना, घट रही है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये हाफ है, मान लीजिए ये माइनस हाफ है, तो ओवरऑल पूरा एक
एक स्टेप का डिक्रीमेंट हो रहा है t इक्वल टू t/4। तो क्यों ना अपन t इक्वल टू t/4 पे हम एक इम्पल्स ले लें ऐसा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर ये सिग्नल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अचानक से 3t/4 पे, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 3t/4 पे ये वैल्यू कितना इंप्रूवमेंट हुआ, स्टेप का, वन स्टेप का इंक्रीमेंट हुआ। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3t/4 यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है कितना का, वन स्टेप का। तो यहाँ पे ये इम्पल्स हम बना सकते हैं, ये 1 है, ये -1 है ना। ऐसा ही हर बार आप करते चले जाओगे, ये वैल्यू आपकी घटती चली जाएगी, ये वैल्यू आपकी वो होगी, फिर ये वैल्यू आपकी घटती चली जाएगी। तो ये आपका चलते ही यूं ही चलता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये घटा था, ये एक्चुअली यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, ये वाला स्टेप इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये वैल्यू कौन सी है, ये -t/4 है, एक्चुअली -t/4 वाली वैल्यू थी, तो ये -t/4 पे हम ले लेते हैं t/4, ये +t/4 है, ये 3t/4 है, ये तो हम ऊपर देख ही रहे हैं, है ना। और वैसे ही देखिए यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे बेसिकली घट रहा होगा, तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख लेते हैं ये वाली, फिर ये वाली वैल्यू ऐसे बढ़ रही होगी है ना, और फिर ये वाली वैल्यू ऐसी घट होगी, और ये चल, मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इस सिग्नल का जो डिफरेंशिएशन है, इस सिग्नल का जो डिफरेंशिएशन है d/dt अगर अपन करें तो हमको ये सिग्नल मिलेगा। और अगर ये सिग्नल मिलेगा तो ये सिग्नल तो आपको पता है कि ये सिग्नल कैसा है, ये सिग्नल है सम ऑफ इम्पल्स ट्रेन। मतलब अगर ये f ऑफ t है, लेट सपोज कि ये f ऑफ t है, तो ये क्या है, df ऑफ t बाय dt है ना। तो क्या हमको, जैसे मान लीजिए df बाय एफ टी का जो फोरियर कोफिशिएंट होता है वो cn होता है, df बाय dt का फोरियर कोफिशिएंट होता है jn ओमेगा नॉट इंटू cn होता है ना। ये हम लोगों को अभी जस्ट टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से पता चली। तो इसका हम cn पता है क्या हमको निकालना है, df बाई dt का जो हमारा है वो हमको, अगर हमको पता होगा df बाई dt का, तो हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल भी। तो df बाई dt को बेसिकली देखिए ये वाले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला सिग्नल को, ये सिग्नल अगर आप देखें तो देखिए t/4 ऊपर वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन जहाँ मेरा माउस चल रहा है, ये t0 से एडवांस t/4 शिफ्टेड है। तो हम ऊपर में लिख सकते हैं f ऑफ t प्लस t/4। अगर एफ टी ऊपर वाला है, एफ टी ऊपर वाला है, सॉरी एफ टी एक्चुअली, एफ टी आपका क्या है, इम्पल्स ट्रेन है बेसिकली। इम्पल्स एफ टी में किसको बोल रहा हूँ अभी, एफ टी इसको मत बोलिएगा, एफ टी ठीक है, ये जो है तो है। अभी मैं जिस एफ टी की बात कर रहा हूँ वो इम्पल्स ट्रेन की बात कर रहा हूँ, इम्पल्स ट्रेन। इम्पल्स ट्रेन आपको याद होगा, इम्पल्स ट्रेन ऐसा कुछ होता था, t इक्वल टू 0 पे होता था, फिर t इक्वल टू t पे, फिर 2t पे, फिर 3t पे, और ये -t पे, ऐसा चलता चला। ये ft है। तो इसको अगर मैं रेफरेंस लेके चलूँ, तो इसको अगर देखूँ तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये सब ना इस वाले रेफरेंस से ठीक एडवांस्ड है थोड़ा सा, और वो t/4 एडवांस है। तो अगर मैं इसको ft मानूँ, इसको अगर मैं ft मानूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वो सब हमारा ft प्लस t/4 है। और अगर आप नीचे वाले को पार्ट को माने, तो नीचे वाला पोर्ट, नीचे वाला भी एक्चुअली इसी के जैसा है, बस थोड़ा डिलेड है t/4 से, और मैग्नीट्यूड रिवर्सल भी है, नीचे आ गया है। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं -ft माइनस t/4 है ना, ये आप लिख सकते हो। ये सिग्नल मैंने एक बार और सॉल्व कर चुका हूँ, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा df बाई dt वाला जो सिग्नल है, वो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर आपको ये मालूम है कि इसका, अब देखिए सिग्नल तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका एक्चुअली हम फोरियर कोफिशिएंट निकालेंगे ना, df बाई dt का फोरियर कोफिशिएंट हम निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसका f ऑफ t मतलब हमारा इम्पल्स ट्रेन का फोरियर कोफिशिएंट कितना होता है, 1/t है ना। इसका जो cn की वैल्यू होती है वो 1/t होती है ना, ft। तो अगर ft प्लस t/4 करेंगे तो cn e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t/4 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा cn e टू द पावर माइनस jn ओमेगा नॉट t/4। और यहाँ पे cn की वैल्यू क्या है, 1/t, तो 1/t कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो 2j ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आ जाएगा
माइनस ई टू द माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बाय 4 और यहाँ पे 2j, जिसके वजह से यहाँ पे वैल्यू लिखा जा सकता है 2j बाय टी, ठीक है, साइन एन ओमेगा नॉट को 2 पाई बाई टी कर दिया है ना, और टी बाय 4 है, टी बाय 4 कर दिया, यहाँ से कटा वैल्यू और यहाँ पे आ गया 2j बाय टी साइन ऑफ एन पाई बाय 2। ये वैल्यू आपकी किसकी आई? ये फोरियर कोफिशिएंट है। किस चीज की फोरियर कोफिशिएंट है? इस वाले सिग्नल की, जो हम डी एफ बाई डी टी दिखे है ना, लिखे हैं, उसका फोरियर कोफिशिएंट ये है। तो आपको, मेरे को याद होगा आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ इतने देर से कि देखिए 2j बाय हाँ ये कहाँ गया हमारा, ठीक है, 2j बाय टी आपका साइन एन पाई बाय 2 है, ठीक है, ये आएगा मेरे ख्याल से, अभी अटक गया है। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? देखिए 2j बाई टी साइन एन पाई बाई, और t को भी हम लिख सकते हैं बेसिकली, देखिए ओके, तो देखिए ये किस चीज का फोरियर कोफिशिएंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डी एफ बाई डी टी का जो फोरियर कोफिशिएंट है ना, वो ये है यहाँ पे। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था बार बार कि एफ टी का जब अगर फोरियर कोफिशिएंट सी एन है, तो डी एफ बाई डी टी का फोरियर कोफिशिएंट होगा जे एन ओमेगा नॉट सी एन। लेकिन डी एफ बाई डी टी का फोरियर कोफिशिएंट तो ये है, तो क्यों ना अपन इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है जे एन ओमेगा नॉट सी एन इज इक्वल टू, अगर आप करें यहाँ पे जो वैल्यू आई है 2j बाई टी साइन एन पाई बाई 2, 2j बाई टी साइन ऑफ एन पाई बाय 2, और अगर आपको सिर्फ सी एन निकालना है तो सी एन को रख के बाकी को आप नीचे ले जाइए, तो सी एन की वैल्यू आ जाएगी 2j बाय जे एन ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी लिख दीजिए, है ना, 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे टी तो है ही यहाँ पे, है ना, और साइन एन पाई बाई 2 है ना। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे जे कट जाएगा, टी कट जाएगा, टू कट जाएगा, और फाइनल वैल्यू जो सी एन की वैल्यू आएगी, सी एन की वैल्यू वो आएगी आपकी 1 बाय एन पाई साइन ऑफ एन पाई बाय 2। सिंपल, इतना सिंपल था इसको सॉल्व करना। बताइए इसमें कुछ था क्या? लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता होगा कि अरे ये ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये पूरा एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? अरे कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करिए। अगर आपको टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आती है तो आप क्या करिए ना, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से डी एफ बाई डी टी का सी एन आप निकाल लीजिए। अगर आपको इसका सी एन निकालते नहीं बन रहा है तो आप इसका डिफरेंशिएशन का सी एन तो निकाल सकते हैं, इम्पल्स ट्रेन का। अरे इम्पल्स ट्रेन का निकाल लीजिए और उसको आप जे एन ओमेगा नॉट सी एन से इक्वेट कर दीजिए। आप दोनों को, अब देखिए इसका तो हमको एकदम रटा रुटाया याद था, बिल्कुल इम्पल्स ट्रेन का है, मैं तो इतना लंबा सॉल्व किया, आपको तुरंत मुंह जबानी होना चाहिए 2j बाई टी साइन एन पाई बाई 2 होता है, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसको हम इक्वेट कर दिए जे एन ओमेगा नॉट सी एन से, तो उधर से इधर कट 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 हुआ तो सी एन आ गया। मतलब फोरियर कोफिशिएंट आपको खोजने बोला था उस सिग्नल का, तो आप फोरियर कोफिशिएंट आराम से खोज पाए या नहीं पाए, मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से इसको समझ आ गया होगा आपको, है ना। ओके, तो देखिए आपको एक वैल्यू आ गई। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद आएगा कि फाइंड द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग सिग्नल। आपको एक सिग्नल दे रखा है, आपको ये सिग्नल दिया है, ये सिग्नल है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि ये एक सिग्नल है, ठीक है, ये एक सिग्नल है और ये कुछ ऐसा सिग्नल है, ये आपको थोड़ा सा उससे अलग लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे को आपको ये भी बता देता हूँ, सी एन आपको निकल गया तो आप निकाल सकते हैं ना, सी एन की वैल्यू के बेसिस पे। अगर आप को कोई बोलेगा कि भैया आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में बनाओ, तो आप निकाल सकते हैं ना सी जीरो, फिर आपको पता है सी जीरो की वैल्यू ए जीरो होती है ना। और आपको ये भी पता है कि सी एन की वैल्यू होती है ए एन बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2, है ना। और इससे आप देखिए, ये सिग्नल जो पिछला वाला सिग्नल था, ये सिग्नल आपका बिल्कुल इवन सिग्नल था कि नहीं?
तो ये इवन सिग्नल था। तो इवन सिग्नल में कभी भी bn की वैल्यू नहीं आती है ना, तो bn की वैल्यू ये आपका कट जाएगा, तो आपको फाइनली cn की वैल्यू an/2 आएगा। ठीक है, तो आप C0 A0 की वैल्यू रख दीजिए, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, सो 0/0 इनडिटर्मिनेंट हो जाती है। कभी भी अगर आपको ऐसे C0 की वैल्यू निकालना होता है या A0 की वैल्यू निकालनी होती है, और अगर आप जैसे यहाँ पे रख रहे हैं साइन जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो 0/0 वाला जो फॉर्म है ये बिल्कुल इनडिटर्मिनेट होता है, आप इसको नहीं निकाल सकते। तो उस केस में क्या किया जाता है इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए? उस केस में एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल जो आपका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है वो लगाया जाता है, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 से t/2। आपका जो एफ टी आपको दिया है उसको आप इंटीग्रेट करिए एक टाइम पीरियड में, और आप निकाल लीजिए एवरेज वैल्यू। तो आप इसको क्या निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में आप इसको निकाल सकते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू आप सिंपल करना क्या है, -t/2 से +t/2 तक आपको ये वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट तो आपको आता होगा भाई, -t/4 से -t/2 से -t/4 आपकी वैल्यू कितनी है, -1, फिर ये कितनी है 1, फिर यहाँ से कितनी है -1, और यहाँ से कितनी है 1। इसको आप इंटीग्रेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इसकी डीसी वैल्यू आ जाएगी, और आपको एसी वैल्यू निकालने के लिए an की वैल्यू चाहिए, तो आप 2 × cn कर लीजिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो an की वैल्यू आ गई। और उसके बाद तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिखना आता ही होगा, क्योंकि वो मैंने आपको बता के रखा है, a0 प्लस summation of n is equal to 1 से infinite an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t से आप उसको कर लीजिए सिंपल। तो कोई भी सिग्नल को लिखने का आसान तरीका। अब ये सिग्नल आपको दिया है, मान लीजिए ये भी +½ है और ये -½ है, और ये वैल्यू t/2 पे जा रही है ना, और ये वैल्यू आपका 3t/2 है। ठीक है, और ये यूं ही चलता चला जा रहा है, t/2, ये t 3/2, और ये 2t, और ऐसे चलता चला जा रहा है। वैसे यहाँ पे ये 0 है, ये -t/2 है, ये -t है, और ये -3t/2 है, और ये यूं ही चलता चला जा रहा है। अब आपको अगर ये क्वेश्चन कोई बोलता है कि आपको इसका फोरियर कोफिशिएंट निकालना है, तो आपको ये पता है आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कर सकते हैं सॉल्व। एक एक आप करिए, एक बार एफ टी निकालिए एवरेज वैल्यू, एक बार आप क्या निकालिए, आप निकालिए इसका AC कंपोनेंट AN निकालिए, मतलब FT इंटू कॉस n ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करिए, फिर FT इंटू साइन n ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करके BN निकालिए। वो बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। सबसे आसान मेथड है आप CN के मेथड से, मतलब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मेथड से आप निकाल लीजिए। तो इसमें देखिए फाइंड फोरियर कोफिशिएंट है, ये है वैल्यू। इसको हम एक काम करते हैं, हमारा सेम फंडा है, इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलिए इसी का डिफ्रेंशिएशन नीचे अपन लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए डिफ्रेंशिएशन में अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे, चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं इसको यहाँ से देखिए एट t=0 पे ये वैल्यू ऐसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो एक पॉजिटिव है, कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है ना यहाँ पे t=0 पे, और t=t/2 पे क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब ये यूनिट स्टेप का चेंज हो रहा है नेगेटिव उसमें। फिर t पे ये बढ़ रहा है, फिर 3t/2 में कम हो रहा है, और ये फिर 2t में बढ़ रहा है, और ये यूं ही चलता चला जा रहा है। वैसे ये भी यहाँ पे ऐसे घटेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये घटेगा एंड बढ़ेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक आप फिर से आप देख पा रहे हैं 0t 2t, और यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो t/2 पे है, 3t/2 पे है, और ये चलता चला जा रहा है। तो आप क्या इसको एनालाइज कर सकते हैं कि फिर ये एक इम्पल्स ट्रेन है, मतलब अगर आप इनका इस सिग्नल का ये क्या है, d/dt है ना, d/dt डिफरेंशिएशन है। तो इस ये वाले सिग्नल को मान लीजिए इसको मैं f1t बोलता हूँ, f1t, और इसको मैं f2t बोलता हूँ, है ना, या या इसको ऐसा बोल सकता हूँ d ऑफ d/dt f1t, है ना, इसको f2t मानता हूँ। और ft क्या है, ft मैं एक रेफरेंस इम्पल्स ट्रेन बोल रहा हूँ जो t=0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, t=t पे, t=2t पे, t=-t पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे को अगर f2t है, ये f2t इसको मेरे को लिखना है, ये
ठीक है, f2t, या फिर इसको मैं लिखूं d/dt ऑफ f1t। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं सिंपल इम्पल्स के फॉर्म पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इम्पल्स के फॉर्म पे इसको मैं एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू टी टू टी, ये तो सिंपल आपका इम्पल्स ट्रेन ही है, मतलब आपका सिंपल एफ टी है, एफ टी जो हमारा इम्पल्स ट्रेन था। और ये वाला जो है ये मैग्नीट्यूड रिवर्सल है और टी बाई टू में खसका हुआ है, मतलब अगर ये होता तो ऐसा है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ टी माइनस टी बाई टू, सिंपल। ये आप सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। और जो कि ये तो हम लिखने का तरीका हो गया, एफ टू टी को लिखने का तरीका हो गया है, डी बाई डी टी एफ वन टी को लिखने का तरीका हो गया। इसका अगर हम फोरियर कोफिशिएंट निकालना चाहें तो फोरियर कोफिशिएंट जो कि हमको मालूम है कि एफ टी का फोरियर कोफिशिएंट सी एन होता है, सी एन मतलब वन बाई टी होता है, इसको अपन वन बाई टी लिख देते हैं। और एफ टी माइनस टी बाई टू का तो वन बाई टी ई टू दावर माइनस ऑफ जे एन ओमेगा नॉट टी बाई टू, ये होता है ना। तो मतलब अपन इसका d बाई डी टी एफ वन टी, डी बाई डी टी एफ वन टी का, डी बाई डी टी एफ वन टी का हम फोरियर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो फोरियर कोफिशिएंट ये है। इसको वन बाई टी को अगर कॉमन ले लें तो अपन आ जाता है वन माइनस ई टू द माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बाई टू, है ना, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्या, अगर आप चाहें तो। देखिए बेसिकली यहाँ पे इसको और ऐसा लिख सकते हैं, वन बाई टी है, वन माइनस ई टू दावर माइनस जे एन है, ओमेगा नॉट को टू पाई बाई टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए और टी बाई टू से काट दीजिए, तो आपका आ जाएगा टी टी कटा, टू टू कटा, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टी ई टू वन माइनस ई टू दावर माइनस जे एन पाई, सिंपल सा ये आया। ये किस चीज का फोरियर कोफिशिएंट है, ये फोरियर कोफिशिएंट है डी बाई डी टी ऑफ एफ वन टी, एफ वन टी जो आपके क्वेश्चन में दिया है उसका फोरियर कोफिशिएंट ये है। तो अगर हम इसका फोरियर कोफिशिएंट निकाल लिए तो हमको ये भी तो पता है कि अगर एफ टी का, एफ वन टी का फोरियर कोफिशिएंट अगर सी एन है तो डी एफ वन टी बाई डी टी का फोरियर कोफिशिएंट क्या होगा, जे एन ओमेगा नॉट ऑफ सी एन, सिंपल सा तरीका यही है। तो क्या हम इसका फोरियर कोफिशिएंट निकाल चुके हैं, क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, वन बाई टी वन माइनस ई टू द माइनस जे एन पाई है, इसको इक्वेट कर देते हैं जे एन ओमेगा नॉट ऑफ सी एन, ये जे एन ओमेगा नॉट इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाय जे एन ओमेगा नॉट को टू पाई बाई टी से आप लिख लीजिए, इंटू टी तो है ही, और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस ई टू माइनस जे एन पाई, है ना। और ये है बेसिकली सी एन। तो सी एन निकालने का इतना आसान तरीका मतलब कितना आसान है ये एक्चुअली, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, टी टी कटा, और यहाँ पे आपका सी एन की वैल्यू आ गई वन बाय जे टू एन पाई, ठीक है, जे टू एन पाई आ गया। और यहाँ पे आ गया आपका वन माइनस, अब यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर माइनस जे एन पाई को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एन पाई माइनस जे ऑफ साइन ऑफ एन पाई, ये तो आप लिख सकते हैं, ये तो आपको आता होगा लिखना। आपको पता है साइन एन पाई क्या होता है, हमेशा वैल्यू जीरो होती है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, कुछ होगी नहीं। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, देखिए सी एन की वैल्यू होगी, सी एन की वैल्यू वन बाय जे टू एन पाई, और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ एन पाई, सिंपल। तो you can see that how easy it is to calculate our cn value, फोरियर कोफिशिएंट। और अगर आपकी फोरियर कोफिशिएंट आ गई, क्या हम जीरो सी जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखिए देखते हैं, कॉस जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो, फिर सी जीरो बाय जीरो आ रहा है, मतलब ये इनडिटर्मिनेट है। तो आप क्या करिए इस केस के लिए सी जीरो, जब भी ऐसा कोई वैल्यू आता है जब आप सी एन से नहीं निकाल पाते, तो सी जीरो की वैल्यू आप क्या करिए, वन बाय टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, आपका एफ टी को सिंपल एफ टी को इंटीग्रेट कर दीजिए डी टी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए माइनस टी बाई टू से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली वैल्यू इसका आ ही जाएगा, तो सी जीरो की वैल्यू अपने आप ही जीरो आ जाएगी। और बाकी अगर आपको सी एन की वैल्यू ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू होती है कायदे से, अगर आप इसमें देखें, इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल ना ऑड है,
अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एक जैसा है, तो ये ऑड सिग्नल है। ऑड सिग्नल में कभी भी ए एन की वैल्यू नहीं आती, ए एन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी इसको हम काट सकते हैं और आप सी एन की वैल्यू लिख सकते हैं, सी एन इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस जे बी एन बाय 2। तो अगर आप इसको इक्वेट कर दें, ये दोनों को आप इक्वेट कर दें, जैसे इसको भी आप लिख सकते हैं सी एन को, इसको आप लिख सकते हैं सी एन को माइनस जे ऑफ एन 2n पाई 1 माइनस कॉस ऑफ n पाई, और इसको आप इक्वेट कर दें माइनस जे बी एन बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2 से, तो माइनस जे जे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बी एन की वैल्यू आ जाएगी, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बी एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 बाय एन पाई 1 माइनस कॉस ऑफ एन पाई। सिंपल। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका ए जीरो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सिंपल इंटीग्रेशन करके, वो वैल्यू 0 आ गई। फिर बी ए एन की वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि ये इवन सिग्नल है, आप करके देख सकते हैं। और बी एन की वैल्यू बेसिकली ये आएगी, ये जो वैल्यू है। तो अगर आप चाहें तो देखिए कोई भी सिग्नल आपको दे रखा है, स्क्वायर वेव दे रखा है, उसको आप सिंपल डिफरेंशिएशन करके आप इम्पल्स ट्रेन की मदद से, इम्पल्स ट्रेन का सी एन अगर आपको पता है तो आप ए एन बी एन सी एन आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से आपको मैं एक कंक्लूजन आपको मेरे को बताना था, वो कंक्लूजन ये है। देखिए अगर आपको वैसे ये पता है कि अगर सी एन है ना, आपका सी एन की वैल्यू अगर सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट अगर ये आ जाती है ना, तो आपको ये पता वैसे नहीं ये तो अगर आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ, देखिए सिंपल आपको, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू सी एन की वैल्यू अगर आपका सी ऑफ एन है ना, सी ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं सी ऑफ माइनस एन की वैल्यू सी एन ऑफ कॉन्जुगेट आती है, तब आप इसको सिंपल बोल सकते हैं कि ये ना कॉन्जुगेट सिमेट्री है। ये जो मैंने आपको पहले भी बता के रखा, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल है ये। अगर आपका सी ऑफ माइनस एन और सी एन ऑफ कॉन्जुगेट आपका सेम आता है, तो आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल है। और अगर हमारा जब टाइम डोमेन में एफ टी रहता है, एफ टी की वैल्यू अगर आप एफ ऑफ माइनस टी का कॉन्जुगेट अगर ये आ जाता है, तो ये सिग्नल को बोलते हैं कि ये रियल वैल्यूड सिग्नल है ना। ये सिग्नल को रियल वैल्यूड सिग्नल आप बोलते हैं। तो बेसिकली देखिए अगर कोई भी, ठीक है, देखिए आपको मैं एक और कुछ चीज़ दिखाता हूँ। कुछ एनालाइज अपन करते हैं, इतना दिन से अपन देख रहे थे। देखिए ये सी एन की वैल्यू है, ये एक्चुअली जो सिग्नल था ये इवन था, ये सिग्नल आपको इवन दिया गया था, तो उसकी सी एन फोरियर कोफिशिएंट क्या है, इसमें कोई भी जे का टर्म है क्या, नहीं है। मतलब अगर इवन सिग्नल है तो आपको जो वैल्यू फोरियर कोफिशिएंट की मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आपको बिल्कुल रियल वैल्यू मिलेगी। तो कंक्लूजन नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपका एफ टी अगर रियल वैल्यूड है ना, रियल वैल्यूड है, और आपका रियल एक मिनट यार, इसको कैसे लिखा, रियल वैल्यूड है ना, ठीक है, रियल वैल्यूड है, और अगर वो इवन है, अगर वो इवन है तो आपकी सिग्नल, ठीक है, आपका जैसे मैंने आपको एक बताया था, एक सिग्नल जो बिल्कुल रियल वैल्यूड था, उसको आप एफ माइनस टी कॉन्जुगेट करके देख लीजिएगा, सेम आएगा। अगर आपका एफ टी रियल वैल्यूड है और इवन है, तो आपका जो सी एन है उसमें कोई भी जे का पार्ट नहीं था, है ना, वो सिर्फ रियल वैल्यूड था, है ना। तो सी एन प्योरली रियल होगा और इवन भी होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। सी ऑफ एन और सी ऑफ माइनस एन दोनों बराबर होंगे, वो बिल्कुल इवन सिग्नल होगा। ये क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार गेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा इतना प्रोसेस समझाना चाह रहा था। इसके बाद देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब हमारा एक सिग्नल था दिया है, ये सिग्नल हमारा रियल वैल्यूड है लेकिन ये ऑड सिग्नल है, तो ठीक है, अगर कभी भी आपको कोई एफ ऑफ टी, अगर कोई भी अभी एफ ऑफ टी अगर आपको रियल वैल्यूड मिलता है ना, अगर आपको कोई भी एफ ऑफ टी रियल वैल्यूड है लेकिन वो ऑड इन नेचर है,
ऑड इन नेचर, तो उसका जो फोरियर कोफिशिएंट आएगा वो कैसा आएगा, देखिए फोरियर कोफिशिएंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सी एन की वैल्यू आपको जे वाला टर्म दिख रहा था और कोई भी रियल पार्ट नहीं दिख रहा था। तो ये आपका सी एन प्योरली इमेजिनरी अपन बोल सकते हैं क्या, प्योरली इमेजिनरी आएगा, है ना। और वो कैसा होगा, अगर आप इसको करके देख लीजिए, सी ऑफ एन, सी ऑफ माइनस एन जो वो है, सी एन का कॉन्जुगेट करें और सी ऑफ माइनस एन वो बराबर नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सी ऑफ ये एन है ये बिल्कुल भी इवन नेचर का नहीं है, ये बिल्कुल ऑड नेचर का है। तो प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड इन नेचर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऑड इन नेचर यहाँ पे आएगा। और अगर तीसरा कंक्लूजन ये कहता है कि अगर आपका एफ ऑफ टी रियल वैल्यूड है, ठीक है, आपका एफ ऑफ टी रियल वैल्यूड है और अगर ये नाइदर इवन है और नॉर ऑड है, ये बिल्कुल भी ना ही इवन है ना ही ऑड है, तब आपका सी एन कैसा आएगा, तो तब आपका जो फोरियर कोफिशिएंट है वो बिल्कुल भी वो होगा, जनरली कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगा, लेकिन ये ना कॉन्जुगेट सिमेट्री को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। अब मैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक बार बार बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉन्जुगेट सिमेट्रिक क्या होता है। सी ऑफ माइनस एन और सी एन ऑफ कॉन्जुगेट अगर बराबर होते हैं तो उसको अपन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक कहते हैं, है ना। तो अगर आपका ये अगर बराबर है, ठीक है, या आप बोलें सी एन और सी माइनस एन कॉन्जुगेट, ये सब एक्चुअली कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के पार्ट हैं। तो अगर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मतलब एफ टी रियल वैल्यूड है और नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो उसका जो फोरियर कोफिशिएंट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा एंड इट सेटिस्फाइज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कुछ कंक्लूजन थे जो हम लोगों को निकालने थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक पूरा अच्छा खासा चार्ट बनाएंगे और हर अलग अलग टाइप के वैल्यू पे कैसा कैसा होगा वो अपन चेक करेंगे। टिल देन, ठीक है, इस लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। इस लेक्चर में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्वायर वेव टाइप के सिग्नल्स जो होते हैं उनके आप फोरियर कोफिशिएंट निकालने में आप अब आसान होंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर सूटेबल लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो। और ऐसे आपको कंटेंट मिल जाएंगे। सिग्नल एंड सिस्टम के साथ नेटवर्क एनालिसिस भी चल रहा है, नेटवर्क एनालिसिस के भी वीडियो आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप शायद 2-3 महीना बाद अब इस वीडियो को देखें या जब भी देखें तब हो सकता है और भी वीडियोस आ गए हों। ये टेक्यूब फैकल्टीज़ का एक इनिशिएटिव है, टेक्यूब गेट क्लासेस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।